नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर डॉक्टर चंद्रसेन से बातचीत करने जा रहे हैं। आज का मुद्दा है चीन कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी समाज यानी चाइनीज़ सोसाइटी। डॉक्टर चंद्रसेन का इंटरव्यू मेरे अंग्रेज़ी के चैनल द ओपिनियन प्लेटफॉर्म पे भी आप जाके देख सकते हैं। 2010 में चीन पर एमफिल किया है डॉक्टर चंद्रसेन ने, और उस एमफिल के दौरान इन्होंने जो रिसर्च किया है, शोध किया है, वह था माओ से तुंग के समय में चीन का समाज कैसा था। 2017 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से ही चीनी अल्पसंख्यक यानी कि एथनिक माइनॉरिटीज़ का और भारतीय दलित समुदाय के बीच तुलनात्मक अध्ययन पर इन्होंने पीएचडी जमा की, और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए डॉक्टर चंद्रसेन न्यू स्कूल न्यूयॉर्क में चीनी शिक्षा व्यवस्था में एथनिक माइनॉरिटी और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दलित समाज की भागीदारी पर इन्होंने अपना पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप पाया और इन्होंने उसे जमा किया। चंद्रसेन जी, आपका मेरे चैनल जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहला सवाल है कि चीन को आप कैसे देखते हैं? पहली बात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चूँकि हम चीनी समाज पे बात कर रहे हैं तो पहले जब हम एक चीनी से मिलते हैं तो चीनी लोग कैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, वो एक शब्द है ताकि हमारे दर्शक भी जाने। तो उसको नी हाउ बोलते हैं। तो आपको नी हाउ, और जब हम चीनी लोग या मुझे भी नी हाउ बोलना चाहिए? वही मैं कहने वाला। हाँ, तो जब एक्चुअली होता क्या है कि हम जैसे इंग्लिश में बात करते हैं, जब मिलते हैं किसी से तो वहाँ पूछते हैं हाउ आर यू, तो जवाब में होता है आई एम ग्रेट, आई एम गुड। बट हम जब चीनी लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो वो नी हाउ का जवाब नी हाउ में ही देते हैं। सो ये एक पहली शुरुआत मेरी टिप्पणी है चाइनीज़ समाज को समझने के लिए। और चीन को लेके मेरा अध्ययन जेनू से शुरू हुआ था। मास्टर्स करते हुए मैंने एक पेपर जेनू में किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे चीनी समाज पे अध्ययन करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने एमफिल किया, पीएचडी किया, और फिर वो कंटिन्यूटी में पोस्ट डॉक्टरल जो फेलोशिप मिली वो भी किया। और आज भी लगभग आप मान के चलिए कि 15-16 साल से मैं चीनी समाज को, कम्युनिस्ट पार्टी को, भारत के साथ चीन के संबंध को करीबी से देखा हूँ। और सिर्फ भारत में अध्ययन नहीं किया हूँ, मैं आपको बता दूँ कि फील्ड वर्क के लिए जब मैं यहाँ अपना फील्ड वर्क कर रहा था तो मुझे भारत सरकार की तरफ से फेलोशिप मिली कि मैं अपना फील्ड वर्क करने जाऊँ। तो 2017 में मैं चीन में गया, और चीन में मैं जितना घूम सका, लगभग मैं आपको बता दूं कि 2017 में मैं चीन इतना ज़्यादा कवर किया, इतना घूमा जितना मैं भारत नहीं घूमा था अपने रिसर्च के लिए। फिर दोबारा जब मैं अपना फेलोशिप पूरा कर रहा था अमेरिका से, तो वहाँ से भी मुझे फेलोशिप मिली। दोबारा 2019 में भी गया, और जो हिस्से मुझे बाकी रह गए थे, जो यूनिवर्सिटियाँ बाकी रह गई थी, तो फिर एक महीने के लिए पूरा चीन घूमा, समाज को देखा, वहाँ के ऑफिशियल से बात की। तो उस आधार पे मैं अपनी बातचीत आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो आपने कहा कि जितना वक्त आपने भारत घूमने में नहीं लगाया है, उससे कहीं अधिक वक्त जब आपको चीन में जाकर फील्ड वर्क करने का मौका मिला तो आपने बिताया। कैसा लगा आपको चीन का समाज, चीन के लोग? क्योंकि भारत में चीन के प्रति एक बहुत ही अलग प्रकार की भावनाएं फैल रही हैं। देखिए, लाजिम है, ये भावनाएं फैलने का भी एक कारण है, हमारा ऐतिहासिक कारण रहा है। 62 का जो युद्ध हुआ, और जिस तरीके से पंडित नेहरू की गवर्नमेंट में एक डिफीट मिली, उसके बाद जिस तरीके से चीनी रिश्ते हमारे बिगड़े, वो लगभग 20 साल तक, 30 साल तक इनफैक्ट मैं बोलूँगा बिगड़ते रहे। और फिर 80 के दौर से शुरुआत हुई। तो एक दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि हम चीनियों को लेके ऐसा सोचते हैं। आप चीनी समाज में जाएंगे तो इंडियंस को लेके, भारतीयों को लेके भी एक जो मुख्य धारा की वहाँ सोच है, जिस तरीके से वहाँ का मीडिया फैलाता है, या स्टेट जिस तरीके से भारतीयों को देखने की कोशिश करता है, तो दोनों समाज में एक, मैं बोलूँगा, नकारात्मक तरीके से दोनों समाजों को देखने का एक चलन है, आज भी है। और अभी तो रिश्ते और बिगड़े हुए हैं डोकलाम के बाद। तो एक ये है। दूसरा, जब मैं चीन गया तो
वही हम बात करेंगे कि एक मेन मुख्य धारा में कैसे हम एक समाज को देखने की हमें आदत डाली गई, और एक रिसर्चर जब जाके वहाँ रिसर्च करता है तो वो कुछ चीज़ें अलग पाता है, और वो अलग सिर्फ खाने पीने को लेके हो या उनके समाज में जिस तरीके से मुद्दे हैं उनको लेने को है, उनका विकास जिस तरीके से हुआ है। मतलब हम आपको सबको पता ही है कि हम चीन से पहले स्वतंत्र हुए, 1947 में हमें फ्रीडम मिली, और 1949 में चीन को फ्रीडम मिली। चीन भी पश्चिमी उपनिवेशवाद का गुलाम रहा है, जापानीज़ उपनिवेशवाद का गुलाम रहा है। 1949 में उनको स्वतंत्रता मिली, और आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अगर कोई है अमेरिका, उसके बाद चीनी मिलिट्री पावर है। ठीक है, उनकी शिक्षा व्यवस्था, वर्ल्ड रैंकिंग अभी आई हुई थी, तो वर्ल्ड रैंकिंग में हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं। जेनू एक नाम आ जाता है अदा कदा कहीं देखने को, लेकिन चीन की यूनिवर्सिटियाँ हैं, बीजिंग यूनिवर्सिटी है, छिंगवा यूनिवर्सिटी है, अभी शंघाई यूनिवर्सिटी, ये वर्ल्ड रैंकिंग में आ रही हैं। मतलब यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी को कम्पीट कर रही है। तो ये एक मैसिव लेवल पे चीन लोगों ने अपना विकास किया, और उसकी एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, जो सिर्फ आज़ादी के बाद तो शुरू होती जो हमें दिखती है, लेकिन उसके पहले भी हम बात करेंगे कि क्या ये नया नया डेवलपमेंट है या चीनी समाज में कुछ ऐसे था। जैसे लोग सवाल करते हैं कि चीन ने लास्ट 70 ईयर्स में बहुत डेवलपमेंट किया, लेकिन मेरा एक अपना तर्क है जो मैंने अध्ययन किया कि चीनी समाज को अगर हम ये 50-60 साल या 100 साल का इतिहास छोड़ दें, जब वहाँ उपनिवेशवाद आया, उसके पहले अगर चीनी के समाज देखें तो चीनी एक एम्पायर था, एक साम्राज्य था, काफ़ी डेवलप था। ठीक है, उनके साइंटिफिक इनोवेशन बहुत बड़े थे, और उस मामले में चीन बहुत बैकवर्ड नहीं था। मतलब एशिया या साउथ एशिया के कॉन्टेक्ट में देखा जाए तो एक दौर आया जब दुनिया के देशों ने चीन को लूटा, लेकिन उसके बाद चीन को मौका मिला, एक क्रांति हुई, सफल क्रांति हुई, और चीन ने एक नया ही मुकाम दुनिया में पेश किया बहुत तेज़ी से। तो ये एक है एक हिस्ट्री जिसको हम लोग बात करेंगे। चीन और भारत के बीच अगर हम तुलनात्मक अध्ययन की बात करेंगे तो भारत की राजनीति मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय राजनीति होती है। चीन की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वह है वन पार्टी सिस्टम, और ये चीन ही नहीं, जहाँ भी पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा है, कम्युनिज्म का मतलब ही है कि वन पार्टी सिस्टम को वो मानते हैं, दूसरा किसी भी सिस्टम को कम्युनिस्ट नहीं मानते हैं। चीन में जब आप गए तो आपको क्या लगा चीन के अध्ययन करने के बाद और घूमने के बाद कि वन पार्टी सिस्टम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो चल रहा है, क्या यह चीन के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? देखिए, चाइनीज़ जो वर्जन है या कम्युनिस्ट आप बोलते हो, तो चाइनीज़ लोग हमेशा बोलता है इन चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि वो लोग बोलेगा कि लोकतंत्र, तो लोकतंत्र बोलेगा कि चीनी संदर्भ में लोकतंत्र, द डेमोक्रेसी इन चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, चाइनीज़ स्टाइल्स, सोशलिज्म इन चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमेशा वो अलग तरीके से चीज़ों को डिफ़ाइन करता है और बोलता है जो पश्चिमी लोकतंत्र है या पश्चिमी अवधारणाएं जितनी भी हैं, डेमोक्रेसी का है, ह्यूमन राइट की जो जितनी भी अवधारणाएं हैं, बोलते हैं लिबरल स्कूल से निकल के आता है, और लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म की पूरी डिबेट को हम दुनिया में जानते हैं। तो आपने सही बोला कि ये सिर्फ चीन का एक अपना अलग ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप जहाँ भी कम्युनिस्ट शासन रहा है, जैसे कि आप कम्युनिस्ट चाइना, सोवियत रशिया जो था वहाँ भी एक पार्टी सिस्टम था, आप क्यूबा चले जाइएगा वहाँ भी है। तो आप जहाँ भी पाएंगे एक अलग तरीके का उनका अपना शासन रहा है, अलग तरीके से वो सोचते हैं। तो जब हम लिबरल पर्सपेक्टिव से, और भारत भी उसी का हिस्सा है, तो वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, 5 सालों में चुनाव होना है, सारे डिस्कोर्स हैं, फ्री मीडिया है। तो उस नज़रिए से अगर देखेंगे तो चाइना में कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है नहीं, 5 सालों में चुनाव नहीं होता है, वहाँ फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, सिर्फ स्टेट का मीडिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है। तो उस नज़रिए से, उस परिभाषा में अगर चीनी समाज को देखेंगे तो फेल करता है। वहाँ उस तरीके का लोकतंत्र नहीं है, उस तरीके का, मेरा बार बार कहने का मतलब है, लिबरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चाइना में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी चाइनीज़ लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ का लोकतंत्र, जो दुनिया में लोकतंत्र की जो परिभाषाएँ हैं, जो व्यवस्था है, उससे बेटर है।
वो लोग अपनी परिभाषाओं में हमेशा अपनी स्पीचेस में बोलते हैं कि जैसे भारतीय लोकतंत्र है, वहाँ भारतीयों को एक दिन डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती है। वो एक दिन होता है जिस दिन भारतीय लोग चुनाव में अपना वोट मतदान करते हैं। उसके बाद 5 साल वहाँ बड़े बड़े कैपिटलिस्ट का, बड़े घरानों का रूल होता है और भारतीय जनता कहने के लिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, लेकिन अगर रूलिंग क्लास को देखा जाए तो एक बड़ा तबका जो है वो कॉमन मासेस से नहीं आता है। तो बोलते हैं कि आपके यहाँ 5 साल में एक दिन आप लोग लोकतंत्र प्रैक्टिस करते हो, लेकिन चीनी समाज जो है डेली चीज़ों को प्रैक्टिस करता है। और हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है वो नीचे से आता है। आपके यहाँ इंडियन स्टेट या जो ब्रिटिश स्टेट है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है कि पार्लियामेंट से चीज़ें निकल के आ रही हैं और स्टेट उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। वो बोलता है कि हमारे यहाँ गांव से चीज़ें, कम्यून, विलेज सोसाइटी से चीज़ें, डिसीजन लिए जाते हैं और डिसीजन नीचे से होते हमारे सेंट्रल कमेटी तक पहुँचते हैं, जो पॉलिट ब्यूरो पहुँचते हैं, और फिर वहाँ से उन डिसीजन को कंसोलिडेट करके पूरे देश में लागू किया जाता है। तो ये एक नज़रिया है लोकतंत्र को देखने का। उस नज़रिए में चीनी लोकतंत्र डिफरेंट है और हमारा लोकतंत्र या पश्चिमी जो लोकतंत्र है वो डिफरेंट है। कहने का मतलब कि पूरी दुनिया में, जैसा कि आप बता रहे हैं, चीन के लोग जैसे लोकतंत्र को देखते हैं, परिभाषित करते हैं, मानते हैं, यानी पूरी दुनिया में चीन एक ऐसा देश है जिसने लोकतंत्र को 2 दृष्टि में बांट दिया है। उनका मानना है कि भारत में जो लोकतंत्र है वह पश्चिमी देशों का लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र नहीं है। जबकि चीन में जो एक दलीय व्यवस्था है उसे वो लोकतंत्र ही मानते हैं। यानी क्या उसे वो कम्युनिस्ट नहीं मानते हैं? नहीं, कम्युनिस्ट मानते हैं। और कम्युनिस्ट में जैसे मार्क्स बोलता है कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी जब हम बनाएंगे तो दुनिया के सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक इगैलिटेरियन सोसाइटी होगी। वो मार्क्सियन जो फिलॉसफी जो कहती है तो उसमें वो तो बोलता है कि बेस्ट सिस्टम हमारा है। और जो लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री लिबरल डेमोक्रेसी है, वो तो कैपिटलिस्ट लोगों का है, जो जॉन लॉक और एडम स्मिथ से निकल के आता है। तो वो लोकतंत्र कहाँ हुआ जहाँ कैपिटलिस्ट लोग शासन कर रहे हैं? बोलता है कि हमारे यहाँ वर्कर्स का शासन है, प्रोलेटेरियत का शासन है, तो वो तो बेस्ट है। तो ये उनका अपना नज़रिया, उस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। जिस चीन के बारे में आप अप्रत्यक्ष रूप से इशारा कर रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र की समस्या है कि यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है, इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकती है। चीन में भी बहुत बड़े बड़े दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारियों का उद्भव हुआ है। वो जैक मा, उसमें से एक नाम मुझे याद आ रहा है, जिसका व्यापार पूरी दुनिया में रातों रात हावी हो गया और जिसे बाद में ऐसा माना जाता है कि जैक मा की प्रतिभा से ईर्ष्या करके चीन के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं शी जिनपिंग, उन्होंने उसके धन या उसकी व्यवस्था को ध्वस्त किया ताकि उनकी सुपीरियरिटी को चुनौती न दी जा सके। जी एग्जैक्टली ये हो रहा है चीज़ में। मैं उनके लोकतंत्र को किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं एक नज़रिया दे रहा हूँ लोकतंत्र को। एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी का लोकतंत्र कैसा है, एक लिबरल डेमोक्रेसी का लोकतंत्र कैसा है, ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में हो रही है। जो चीनी लोकतंत्र है सिर्फ कैपिटलिस्ट बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर्स को ही नहीं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं बड़े बड़े, जो डिसेंटर्स हैं, उनको जेल में गायब कर दिया जाता है। और सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि कुछ 2-3 महीने में वहाँ के तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फॉरेन मिनिस्ट्री ही गायब हो गई है, फॉरेन मिनिस्टर ही गायब हो गया है। तो ये एक अभी का जो चीनी समाज है या चीनी स्टेट है वो तो बहुत ही अथॉरिटेरियन वे में शी जिनपिंग का जो स्टेट है बहुत अथॉरिटेरियन स्टेट के रूप में डेवलप हुआ है। और सबसे सरप्राइजिंग ये है कि आप देखेंगे कि शी जिनपिंग ने अपने इस टेन्योर में उन्होंने जो चीनी संविधान को बदल दिया और अपने आप को आजीवन प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। जबकि चीनी समाज में जो परंपरा थी कि 2 बार से ज़्यादा आप अपने टर्म्स को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, तो शी जिनपिंग का जो अपना प्रोजेक्ट है, जो पर्सनालिटी है, उन्होंने तो पूरा संविधान ही बदल दिया है और अपने आप को एक तरीके से ही नहीं, जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट वो रहेंगे। तो ये किसी तरीके से एक तरीके से लोकतंत्र तो है नहीं अगर देखा जाए उस सेंस में। तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ, चीन हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ। आपने ही इस बात को बताया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1949 ईस्वी में चीन आज़ाद हुआ। ऐसी कौन सी व्यवस्था, ऐसा कौन सा मानदंड चीन ने अपनाया कि आज चीन दुनिया में
अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में है, बल्कि रिसर्च के मामले में चीन 1 नंबर पर है और उसके बाद अमेरिका आता है, और भारत में अभी भी ऐसी स्थिति नहीं बन सकी है। देखिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का रोल इसमें बहुत बड़ा है। अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को देखेंगे 1925 के बाद शंघाई में वो पार्टी बनती है और फिर 1949 तक आते आते वो क्रांति कर देती है माओ की लीडरशिप में। लोग शी चिनपिंग को, तेंग चियाओपिंग को क्रेडिट दे सकते हैं कि इन्होंने एक रिफॉर्म करके चीनी समाज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करके एक बड़ा डेवलपमेंट किया। बट स्टोरी उसके पहले शुरू होती इनफैक्ट, और ये क्रेडिट पूरा कम्युनिस्ट पार्टी को जाता है, माओइस्ट रेजिम को जाता है, क्योंकि माओ ने क्या किया कि चीनी समाज को ही रिवोल्यूशनाइज़ किया, और रिवोल्यूशनाइज़ करने में पहले वहाँ से जो उनका फ्यूडल सिस्टम था उसको उन्होंने ध्वस्त किया। महिलाओं को, जो माओ बोलते थे कि हाफ ऑफ द स्काई, आधा आकाश जो बोलते थे, जो घरों में होती थी जनरली जो महिलाएं दुनिया की, उन महिलाओं को बोला कि इनको घर से निकालिए और इनका इस नेशन मेकिंग का हिस्सा बनाइए। तो आधी आबादी जो है उनको डेवलपमेंट का हिस्सा बनाया। उसके बाद लैंड रिफॉर्म उस सेंस में नहीं किया कि इंडिविजुअल को लैंड दे दिया जाए, बट जो एक कम्युनिस्ट प्रणाली होती है उसमें स्टेट ने पूरे लैंड को अपने हाथ में ले लिया और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट को ही ख़त्म कर दिया। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड जो हुआ ग्रेटली फॉरवर्ड, जो 50s में 60s में हुआ, ऑफ कोर्स उसके निगेटिव चीज़ें बाद में निकल के आई, बट लैंड जैसे भारत में है, जैसे लैंड रिफॉर्म हुआ, लैंड रिफॉर्म के नाम पे कुछ यहाँ हो नहीं पाया। कुछ ज़मीनें आई, लेकिन ज़मींदारों ने अपने तरीके से ज़मीन को कब्जा कर लिया और जो लैंडलेस थे वो लैंडलेस रह गए। तो यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है एक तरीके से बड़े लोगों के हाथ में थे, ज़मींदारों के हाथ में थी। और उसके बाद जब भारतीय समाज, जो हमारा इंडियन स्टेट है, वो जब अपनी इकॉनमी ओपन किया तो वो ज़मींदारों से जो ज़मीन शिफ्ट हो रही है बड़े बड़े कैपिटलिस्टों के हाथ में आ रही है। तो जब ज़मींदारी सिस्टम था तब भी आम जनता महरूम थी, और जब कैपिटलिस्ट सिस्टम में आया तो कैपिटलिस्टों ने सारा रिसोर्सेज पे कब्जा करते चले गए। चाइना में ये सब चीज़ें नहीं हुई। स्टेट के हाथ में जो कंट्रोल हुआ और स्टेट ने जो जिम्मेदारी एक निभाई कि हमें अपनी जनता का ध्यान रखना है, और उस चीज़ों को चलते हुए चीन ने जो डेवलपमेंट का मॉडल दिखाया दुनिया को, वो बहुत यूनिक है, बहुत ही यूनिक है। और उस मॉडल से वो सिर्फ एशियन सोसाइटी में ही नहीं, पूरा अमेरिका की जो हेजीमनी है आज उसको चैलेंज कर रहा है। और एक टाइम के साथ अपने समाज को उसने बहुत प्रैग्मैटिक वे में भी चीज़ों को किया। मतलब इतना रिजिडिटी जो कम्युनिस्ट सरकारों में होती थी उसको भी 1978 के बाद जो वहाँ रिफॉर्म शुरू हुआ, जैसे हमारे यहाँ रिफॉर्म जो शुरू हुआ 1990 में शुरू होता है। चीनी समाज कम्युनिस्ट समाज था जो बहुत रिजिड था, ओपन नहीं करता था, लेकिन उन्होंने देखा कि हमें डेवलप करना है, समाज को आगे ले जाना है, तो इसको रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है। और उन्होंने अपनी इकॉनमी को पूरा ओपन किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आने दिया, कंपनियों को आने दिया। बट फिर भी चाइनीज़ स्टेट ने कंट्रोल रखा चीज़ों को कि कैपिटलिस्ट पूरा रिसोर्सेज को कब्जा ना कर पाए, स्टेट का कब्जा रहे। तो स्टेट, चाइनीज़ स्टेट मैं बोलूँगा कि उसकी बहुत बड़ा रोल था। कम्युनिस्ट पार्टी का पहले रोल था, फिर उसके बाद जो कम्युनिस्ट स्टेट जो बना उसका बहुत बड़ा रोल था, जो चाइना को आज एक बुलंदी पे लेकर गया। आपने भारत की राजनीति, चीन की राजनीति, भारत में राजनीतिक व्यवस्था, चीन में राजनीतिक व्यवस्था, भारत का समाज, चीन का समाज, इन तीनों पक्षों पर बड़ी गंभीरता से आपने अध्ययन किया है। क्यों आपको लगता है कि चीन का उदाहरण, जैसा कि आपने कहा कि बहुत यूनिक है, प्रैग्मैटिक भी है, समय समय के साथ अपने तौर तरीकों में बदलाव करता है, राजनीति में बदलाव करता है। अगर चीन की व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो भारत तो चीन के ज़्यादा करीब है, इतना करीब है कि चीन हमारे ज़मीन में घुसता चला आ रहा है। लेकिन फिर भी भारतीयों के बीच में पश्चिम को लेकर, अमेरिका को लेकर ज़्यादा आकर्षण है, और चीन की व्यवस्था को लेकर कोई आकर्षण नहीं है, बल्कि शत्रुता का भाव धीरे धीरे
बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकता कारण उसका बहुत बहुत सिंपल है। हमारा जो कॉलोनियल लिगेसी है वहाँ से मैं उसको ट्रेस करूँगा, और ब्रिटिश का जो हमारे यहाँ रोल था, और ब्रिटिश के जाने के बाद उसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अपनाया। और हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और उस समय की लीडरशिप थी विद डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू, ये लोग पश्चिमी व्यवस्था के शिक्षा पाए हुए लोग थे, उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। और डॉक्टर अंबेडकर तो यूएस यूके में दोनों पढ़े हुए थे, तो वो हम देखते हैं कि हमारे संविधान पे उसका असर पड़ता है। जैसे फंडामेंटल राइट है हमारा, वो हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया। हमारा जो कंसेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से लिया। तो लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ जो हमारा झुकाव है वहाँ से आता है, और वो हमारा संविधान ही पूरा लिबरल संविधान की तरफ ही है, जो लिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं दुनिया में। तो एक ये रीज़न है। दूसरा, चीनी के साथ, चीनी व्यवस्था के साथ हमारा हिस्टोरिकल, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, शुरुआत हमारी अच्छी हुई। 1950s में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हुआ, ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट हुए। शुरुआत चीन के साथ हमारी अच्छी हुई, लेकिन वो 10 साल 12 साल से ज़्यादा चल नहीं पाया। और जो इंडियन हमारा सोच है, हमारा जो आर्गूमेंट है कि चीनीज़ ने स्टेप किया 1962 पे, और 62 वार हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। उस समय की लीडरशिप ने उसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि चीनीज़ ऐसे करेंगे। तो एक वो इनमिटी है, और वो इनमिटी सिर्फ चीनी लोगों से नहीं, पूरे चीनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी है। और आप देखेंगे कि वो टाइम पे थोड़ा सुधार होता है रिश्तों में, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जैसे डोकलाम हो गया है अभी के टाइम पे। तो वो बीच में थोड़ा सा एक इंटरवल आता है जहाँ से चीनी रिश्ते सुधरते हैं, लेकिन बाद में जाके वो फिर उस तरीके से रिश्ते हमारे ख़राब होते हैं। और बहुत सारे इंटरनेशनल कारण हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ चीन के अच्छे रिश्ते। तो उन सब वजहों से अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक कारणों की वजह से हम लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा मुड़े। चीन की राजनीतिक व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रित है, कम्युनिज्म केंद्रित है, साम्यवादी राजनीति है। भारतीय अखबारों के हिसाब से, जनमानस में चर्चा के विमर्श के हिसाब से, भारतीयों के मन में चीन के प्रति जो भाव है उससे कहीं तीव्र आक्रोश का भाव चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीयों को घबराहट क्यों होती है? मुझे कभी कभी लगता है कि सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, जो भारतीय समाज की संरचना है, जो यहाँ का सामंतवादी समाज है, वो कम्युनिज़्म, मार्क्सिज़्म से भी घबराता है। और चीन में मार्क्सिज़्म है, कम्युनिज़्म है, और भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, ठीक है, और उसी टाइम पे बनी है। 1925 के ऑनवर्ड्स ही कम्युनिस्ट पार्टी बनी। लेकिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां का जो इतिहास रहा है, जिस तरीके के वहाँ लीडरशिप रही है, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं इस बात को, कि हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, जेएनयू में ही प्रोफेसर होते थे, मार्क्सिस्ट थे, प्रोफेसर तुलसीराम। उन्होंने अपना एनालिसिस दिया, और उनसे जब हम लोग बात करते थे तो बोलते थे कि दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों का अगर हम एनालिसिस करें तो लगभग 30 सालों में सब ने क्रांति कर दी। अपने जब जन्म हुआ कम्युनिस्ट पार्टियों का, तो 32 साल में लगभग, जैसे रशिया हो, चाइना हो, ठीक है, क्यूबा हो, बहुत सारा एग्जाम्पल वो देते हैं क्योंकि वो मार्क्सिस्ट थे। लेकिन भारत में आज तो 1925 से जो पार्टी बनी 24 आ गया है, मतलब 99 साल हो गए, और कम्युनिस्ट पार्टियाँ रेवोल्यूशन तो छोड़िए, जहाँ जहाँ कहीं थे वहाँ से भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो इस सेंस में देखा जाए तो भारतीय समाज भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। और इस समाज में जो जकड़न है, जो सामंतवादी जकड़न है, सामंतों के पास जो ज़मीन है, अकूत ज़मीन है, जो उनको कास्ट का जो प्रिविलेजेस है, वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के लीडिंग नेता भी रहे हैं, तो उस तरीके से बातें कर नहीं पाए। तो क्योंकि कम्युनिज़्म या मार्क्सिज़्म वर्किंग क्लास को, लोअर क्लास को, या भारत में कहिए कि SC ST OBC को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, उनके हक़ की बात करेगा। और जो यहाँ के लोअर कास्ट या लोअर क्लास की बात करता है, उसका मुख्य धारा का समाज तो घबरा जाता ही है। आप मार्क्सिज़्म छोड़ दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, मंडल, एक छोटा सा रिजर्वेशन यहाँ इस देश में नहीं लागू हो पा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर की बातें जो हम संविधान में जो चीज़ें लिखी हैं उसको तो हम लागू कर नहीं पा रहे हैं। मार्क्सिज़्म बात करता है क्रांति की,
मतलब रप्चर सोसाइटी में हो जाए, चेंज हो जाए, आमूल-चूल परिवर्तन हो जाए, तो मुख्य धारा का समाज क्यों उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहेंगे, चीनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक कॉन्टेक्स्ट है, बट मार्क्सिज्म पर से मैं बोलूँगा कि जो इंडियन सोसाइटी है, जो फ्यूडल सोसाइटी है, वो घबराती है। और दुनिया की सारी फ्यूडल और मुख्य धारा की जो समाज रहा है वो हमेशा मार्क्सिज्म से घबराता रहेगा, घबराता रहा है और घबराता रहेगा। चीन की आपका जो पीएचडी टॉपिक है, चीन के एथनिक माइनॉरिटी और भारत का दलित समाज, दोनों में कोई समानता है? देखिए ये मुझे लगता है कि जेएनयू में तो पहला रिसर्च था इस टाइप का, और भारत में भी जो भारतीय रिसर्च कर रहे हैं, मैंने ऐसा कोई रिसर्च पाया नहीं। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एक कंपैरेटिव स्टडी इंडिया और चाइना को लेके करें। और भारत में जिस टाइप का रिसर्च हो रहा है, बहुत मुख्य धारा का रिसर्च हो रहा है, और वो रिसर्च फॉरेन पॉलिसी में आप देखेंगे ना, तो बॉर्डर पे लोग रिसर्च करेंगे, इकोनॉमी पे लोग रिसर्च करेंगे, इस टाइप का रिसर्च करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे लोग रिसर्च करेंगे। समाज को टच करना, खासकर दलित या मार्जिनलाइज समाज को टच करना, क्योंकि ये करियर ओरिएंटेड नहीं है रिसर्च, इसमें टाइम लगेगा, तो उस टाइप के रिसर्च भारत में हुए नहीं। हमने हिम्मत किया और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग देखा कि एक समानता है, और समानता, उसी समानता को लेके, सिमिलरिटीज़ को लेके मैंने अपना पीएचडी पूरा किया। और मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से हमारे यहाँ दलितों के साथ जिस तरीके से हिंदू वर्ल्ड ऑर्डर में एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सक्लूज़न है, उसी तरीके से जो वहाँ का कन्फ्यूशियस जो सिस्टम है, जो कन्फ्यूशियस वहाँ की फ़िलॉसफी है, वहाँ इथनिक माइनॉरिटीज़ को लेके एक एक्सक्लूज़न है। और वहाँ तो इथनिक माइनॉरिटीज़ को वो बोलता है बारबेरियन समाज है। अब मैं रोकूंगा थोड़ा सा, अब बहुत सीरियस बात बोल रहे हैं आप। कह रहे हैं कि जो कन्फ्यूशियस समाज है वो एक्सक्लूजन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं करता है, और एक एथनिक माइनॉरिटीज को कह रहा है कि ये बारबरिक है, बर्बर समाज। अच्छा, हाँ, देखिए ये बहुत हमारे इंडियन डिस्कोर्स में चीज़ें आए नहीं, क्योंकि कन्फ्यूशियस फिलॉसफी को बहुत रेशनल लिबरल फिलॉसफी को लेके बड़ा चढ़ा के माना गया, और चाइनीज स्टेट उसको बोलता भी है, बेनोवेलेंट समाज हम बनाएंगे, हारमोनियस सोसाइटी की बात कन्फ्यूशियस करता है। लेकिन जब हम उसकी हिस्ट्री और उसको पढ़ेंगे, अगर आप रिसर्चर्स ने जो उन पे काम किया है, तो लोग बोलते हैं कि जिस तरीके के हान का जो नोशन है, जो मिडिल किंगडम का वहाँ नोशन है, मिडिल किंगडम में वहाँ 5 तरीके के रिलेशनशिप वो लोग बोलते हैं, और वो 5 रिलेशनशिप है, जैसे फादर का सन के साथ है, बड़े भाई का छोटे भाई के साथ है, पड़ोसी का संबंध है, वो सारे हायरार्कल संबंध हैं। और उस हायरार्कल संबंध में जो एक फादर बोलता है उस सन को मानना ही पड़ेगा, जो एक हस्बैंड बोलता है वाइफ को मानना ही पड़ेगा। तो हायरार्कल समाज तो हमारे मनुस्मृति में कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से कन्फ्यूशियस फिलॉसफी में इथनिक माइनॉरिटीज़ को, या उनका जो मिडिल किंगडम का जो कंसेप्ट है, उसमें बोलता है इथनिक माइनॉरिटीज़ जो है बारबेरियन है, अनसिविलाइज्ड हैं, रॉ हैं। तो दलितों और शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में मनुस्मृति कूट कूट के उसमें लिखा हुआ गया है कि इस तरीके से ये लोग हैं। तो ये वही मैं अपने रिसर्च में मैंने वही कंपेयर किया है कि कन्फ्यूशियस वर्सेस इथनिक माइनॉरिटीज़ एंड दलित वर्सेस मनुस्मृति और हिंदुइज़्म। तो उसमें एक फ़िलॉसफिकल एक सिमिलरिटी मैंने देखने को मुझे मिली, और वो पूरा एटीट्यूड जो आप इंडियन सोसाइटी में दलित ओबीसी के प्रति आप पाएंगे, वो पूरा एटीट्यूड आप हान वर्सेस इथनिक माइनॉरिटीज़ में भी पाएंगे। मतलब चीन की जो रूलिंग डायनेस्टी हान डायनेस्टी है, रूलिंग समाज वहाँ का हान माइनॉरिटीज़ है, इतनी माइनॉरिटी। आप देखिए चीनी समाज जो है वो अपने आप को 55-56 इथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें हान जो है वहाँ का जो मुख्य धारा है 92% है, और जो इथनिक माइनॉरिटीज़ है 8% के आसपास है। और इथनिक माइनॉरिटी का आप देखेंगे ज्योग्राफिकल अगर उसको देखेंगे तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में इथनिक माइनॉरिटीज़ ज़्यादा है, यानी तिब्बत और सिचुआन के पास है, नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा रीजन है, इसके आसपास इथनिक माइनॉरिटीज़ ज़्यादा पाए जाएंगे। यूनान एक प्रोविंस है जहाँ सबसे ज़्यादा इथनिक माइनॉरिटीज़ पाई जाती हैं। तो ज्योग्राफिकली ये लोग इस तरीके, मुस्लिम इथनिक माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा, उघूर जो उनका अभी बड़ा सवाल जो आ रहा है इथनिक माइनॉरिटीज़ में आते हैं, तो वेस्टर्न प्रोविंसेस में आप इनको पाएंगे।
जाएंगे और आप देखेंगे कि चाइना को ज्योग्राफिकली आप डिवाइड करेंगे तो ईस्टर्न में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ईस्टर्न पार्ट में अगर आप शंघाई में करेंगे या बीजिंग साइड में करेंगे, शंचन में करेंगे तो ईस्टर्न पार्ट है, कोस्टल पार्ट है और यहाँ हान डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। अब जैसे जैसे वेस्टर्न चले जाएंगे ये काफ़ी एरिड है, अनडेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ है और यहाँ इतनी माइनॉरिटीज़ पाए जाते हैं। सो नॉट इन द टर्म्स ऑफ कल्चरल सेंस बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इतनी माइनॉरिटीज़ आर एक्सक्लूडेड इकोनॉमिकली एंड डिस्क्रिमिनेटेड। सो एक इकोनॉमिक सेंस में हमने पाया कि एक सिमिलरिटीज़ है, एक रिलीजियस सेंस में पाया कि इंडियन जो हमारा यहाँ जो सोशल कंपोजिशन है वहाँ है। आप देखेंगे रिप्रेजेंटेशन का सवाल, आप देखेंगे कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट, वो एक भी इतनी माइनॉरिटीज़ का नहीं बना आज तक, स्टार्टिंग फ्रॉम माओ टू सी जिनपिंग। माओ हान से थे ना, हाँ माओ हान से थे, सी जिनपिंग हान है, तेंग चियाओपिंग हान है, तो ये सारे हैं। इवन आप देखेंगे कि जो कम्युनिस्ट पार्टियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों में जो सवाल है कि एक भी दलित कम्युनिस्ट पार्टी में अध्यक्ष नहीं हुआ, मतलब डी राजा अभी बनाए गए हैं, तो आप वही सवाल तो वहाँ भी है कि एक भी इतनी माइनॉरिटीज़ क्यों कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, वीमेन क्यों कम्युनिस्ट पार्टी को लीड नहीं कर रही हैं वहाँ पे। तो ये सारे सवाल तो भारत में है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है या रिलीजियस एक्सक्लूजन है, आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये सारे सवाल आप इंडिया में भी पाएंगे और वो मोर और लेस वही सवाल आप चाइना में पाएंगे। नहीं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर अगर हम देखें लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम भारत की दो राष्ट्राध्यक्ष महिला हो चुकी है, प्रतिभा सिंह पाटिल और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, और द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान समय में हैं ही। जैसा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी वाली चाइना में वीमेन पार्टिसिपेशन टॉप पोस्ट पे नहीं है। तो एक हो गया कि चीन में महिलाओं को टॉप पोस्ट पे जगह नहीं है। और आपने जो दूसरी बात कही हान के अगेंस्ट में जो एथनिक माइनॉरिटी का विमर्श आपने खड़ा किया, क्या जो एथनिक माइनॉरिटी हैं चाइना के सीधे सीधे उनको चीन का दलित माना जा सकेगा? अनटचेबिलिटी का जो सवाल है, अनटचेबिलिटी का सवाल वहाँ नहीं है, क्योंकि जो दलित कम्युनिटी है उसके साथ जो स्टिग्मा और अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पिक्यूलियर साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट है, हिंदुइज़्म के साथ उसका रिलेशन है, अनटचेबिलिटी का सवाल नहीं है। बट इंफीरियर रेस के रूप में ज़रूर इथनिक माइनॉरिटीज़ को रखा गया है, बरक्स हान माइनॉरिटीज़। सो इंफीरियर रेस है जो इथनिक माइनॉरिटीज़ है, और उस इंफीरियरिटी के सेंस में बहुत सारे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। हान समाज से जिनका संबंध है, कहीं ना कहीं उनकी बातचीत में, व्यवहार में ये दिखता है कि एथनिक माइनॉरिटी, जो चाइनीज़ एथनिक माइनॉरिटी के लोग हैं वो टॉप पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जब आप भारत में दलित की बात करेंगे तो समाज में दलितों के प्रति दुराग्रह तो है, लेकिन राजनीति में दुराग्रह नहीं है। वर्तमान समय में लोकतंत्र का करिश्मा है कि अंबेडकर जयंती कल है, पूरा देश, सभी पार्टी के लोग, जो सब कितने भी तीव्र चरमपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, लेकिन कल बाबा साहब को अपना हीरो बनाएंगे। चीन में क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, चीन का स्थिति ऐसी है क्योंकि एथनिक माइनॉरिटीज़ को जिस तरीके से आप उनके ऑफिशियल कार्यक्रम में आप देखेंगे तो बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। एथनिक माइनॉरिटीज़ को खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, बहुत इंक्लूसिव वे से उनको दिखाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन का नोशन है बहुत लिमिटेड है। आप चाइनीज़ कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन अगर देखेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे है, और वहाँ वो लोग रिजर्वेशन को दूसरे शब्दों में, दूसरी शब्दावली में उसको यूज़ करते हैं। जैसे आपको बता दूं कि 13 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं खोली गई हैं वो इथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन में है, जॉब में रिजर्वेशन है और पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, वो भी SC ST के लिए, OBC के लिए वो भी नहीं है। लेकिन अगर इथनिक माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में आप चाइना में देखेंगे तो वो उनके कल्चर को बचाने के लिए भी वहाँ रिजर्वेशन है। उनका जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसके लिए स्पेशल फ़ंड एलोकेट किया जाता है, उनके अलग तरीके के हॉस्टल व्यवस्थाएँ उनकी दिखाए जाते हैं, उनके
लैंग्वेजेस को सेव करने के लिए स्पेशल पॉलिसीज़ वहाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पूरे ट्राइबल कल्चर को ही बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ जो उनका रिजर्वेशन है या रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है, मैं बोलूँगा कि हमारे रिजर्वेशन से बहुत आगे चला जाता है, वो रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं। तो काफ़ी इंक्लूसिव वो एक स्टेट कोशिश करता है। बट हाँ, अगर आप देखेंगे टॉप लीडरशिप में तो अभी तक देखने को इतनी माइनॉरिटीज़ के लोग वहाँ नहीं देखने को मिले हैं। आपके जवाब में आपके पीडीएफ का झलक मुझे दिख रहा था, जिसमें आपने अपने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में जो रिसर्च किया है चीन के एथनिक माइनॉरिटीज़, चीन की शिक्षा व्यवस्था में एथनिक माइनॉरिटी और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दलितों की स्थिति का जो तुलनात्मक अध्ययन आपने किया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि सीधा सीधा अगर चीनी शिक्षा व्यवस्था में एथनिक माइनॉरिटी की स्थिति के बीच में और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दलित पिछड़ों की स्थिति की तुलना की जाए तो ज़्यादा अंक किसे मिलेंगे और उसके आधार क्या होंगे? देखिए, 2019 में जब मैं अपने फील्ड वर्क पे गया तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा था। मैं सिचुआन में था और वहाँ एक स्कॉलर से बात कर रहा था, तो मैंने यही सवाल पूछा कि हमारे यहाँ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है और उस डिस्क्रिमिनेशन से चलते दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो प्रोफेसर्स की कमी है, देखने को ही नहीं मिलते। ओबीसी जैसे प्रोफेसर तो मिल लिया है, ठीक है, दलित और ट्राइबल कहीं कहीं मिल जा रहे हैं। वाइस चांसलर तो मिलते ही नहीं है, मतलब यहाँ एक या दो देखने को मिल जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं। रोहित बिमला का केस चल रहा था, बाद सुसाइड बहुत हो रहा है। तो वो चीनीज़ स्कॉलर ये बातें सुनता रहा और जब सुसाइड की बात उसने सुना तो वो हंसने लगा और बोला कि हमारे यहाँ एक अलग टाइप का एक केस मैं आपको बताऊँगा। बोला बताइए। उसने बोला कि देखिए, हमारे यहाँ कुछ साल पहले एक घटना हुई जिसमें एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को मार डाला। ही किल्ड ये स्टूडेंट। तो फिर पुलिस आया, उसको पकड़ा और उसके पकड़ने के बाद जब स्टूडेंट से पूछा गया कि आपने स्टूडेंट को क्यों मारा, तो स्टूडेंट ने बोला कि मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि मैं एथनिक माइनॉरिटीज़ था और ये मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। सो दिस वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि आप इंडिया में दलित या ओबीसी जब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, या तो प्रोटेस्ट करेंगे, जुलूस निकालेंगे, या तो एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं रोहित बिमला जैसे खुद ही सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन वो एग्जांपल दे रहा है कि वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं कि आप हमारे साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करिए। सो इस तरीके का एक कॉन्शियसनेस, इस तरीके की चीज़ें वहाँ हैं। और ऑफकोर्स जिस तरीके का हालत इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में दलित ओबीसी की रही है, उस तरीके की हालत, क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी रहा है चाइना, तो उस तरीके की हालत देखने को नहीं मिली है। ऑफकोर्स रिलीजन पे कुछ इथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ जो हमें देखने को मिलता है, जैसे उइघुर है इथनिक माइनॉरिटीज़ है, या तिब्बतन का जो सवाल है कि पूरा तिब्बत को जो कैप्चर करने का सवाल है, वो एक देखने को मिलता है कि चाइनीज़ स्टेट उनके साथ ज़्यादती कर रहा है। बट इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल का जो इंडिया में है, उस लेवल का चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं। आज का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने चीन का अध्ययन किया, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया, वहाँ के समाज का अध्ययन किया। आपको लगता है, आप खुद एक भारतीय हैं, जब भारतीय दृष्टिकोण से आप चीन में घूम रहे थे और जब आप फील्ड वर्क से वापस भारत में आए, अब कई साल हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि भारत के लोगों में चीन के प्रति एक जो संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या ये चीनी सुपीरियॉरिटी को दिखाता है या इंडियन इन्फीरियॉरिटी को दिखाता है? क्या भारतीय चीनी विकास से घबरा गए हैं, डरे हुए हैं? देखिए, अभी एकेडमिया में जो पूरी डिबेट चलती है ना, तो उसमें राइज ऑफ चाइना ए थ्रेट, ठीक है, इस तरीके का एक बहुत टर्म यूज़ करते हैं, एक थ्रेट के रूप में परसीव हम लोग करते हैं। ऑफकोर्स चाइना ने जिस तरीके का डेवलपमेंट किया है, मतलब सारे सेक्टर्स में, सिर्फ एजुकेशन में नहीं, उनका सारे सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट है, अगर वहाँ डिबेट में, वहाँ आप उसके समाज में जाइए, वहाँ किस तरीके की डिबेट होती है, दे आर ट्राइंग टू मैच विथ अमेरिकन्स, यूरोपियंस, देयर इज़ नो डिबेट ऑफ इंडियंस। नो,
उनके एजेंडे में भारतीय होते ही नहीं हैं। जब भारत को लेके कोई बात होती है, कोई सेमिनार होता है, तो वहाँ लोग भारत को बात करेंगे, बट उनका पहला प्रायोरिटी जो है दुनिया के टॉप लोगों से वो लोग कम्पीट कर रहे हैं। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स ही पाकिस्तान से कम्पीट करने का है। सो दिस इज़ सो सरप्राइजिंग फॉर मी। और अब चीन का जो डेवलपमेंट है, आप जाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ जिस तरीके की डेवलपमेंट किया है, कभी कभी आप इंडियन रूलिंग क्लास पे आपको गुस्सा भी आएगा। मतलब आपको मैं बता दूं कि आप छोटे से उनके रेलवे स्टेशन के पास जब आप पहुँचेंगे, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आप पहुँचेंगे, तो आप दिल्ली का जो IGI है उससे भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से उन्होंने अच्छा बनाया है, मतलब क्लास 1 के बच्चे से लेके PhD तक के बच्चों के लिए लाइब्रेरीज वो बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बहुत मैसिव उपयोग वो लोग कर रहे हैं। तो चीनी समाज में दो चीज़ें मैं देखने को मिलता हूँ, और अपनी बात हम लोग ख़त्म यही कहेंगे। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर बोलते थे जब 1950s में व्हेन ही वाज गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन टू द नेशन, उन्होंने बोला कि आज हम एक कंट्राडिक्शन में घुस रहे हैं, जहाँ हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है लेकिन सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी नहीं है। चीन के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि चीन में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उनके समाज में सामाजिक डेमोक्रेसी बहुत बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ खाने पीने का सवाल, प्रेम मोहब्बत का सवाल, ठीक है, कहीं भी टहलने का सवाल, ये पहनने का, हाँ, मूंछ रखने का सवाल, घोड़ी चढ़ने का सवाल, ये सवाल है ही नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। और एक स्पेस लोगों को मिल रहा है। जैसे यहाँ अगर दलित कोई रोज़गार इंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाहे तो उसके हाथ का लोग खाना ही नहीं खाएंगे। मतलब जलेबी बनाना चाहे, समोसा बनाना चाहे, दलित तो उसके हाथ का नहीं लोग छुएंगे। हाँ, हो सकता है कि वो चिकन और मछली बेच रहा हो तो लोग ले लें। सो इस टाइप का जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी आप इंडिया में है, आप चाइनीज़ समाज में जाएंगे तो एटलीस्ट वो नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो वहाँ लैक है, वो चीज़ें आपको बार बार फील होगी। कोई भी सवाल आप चाइनीज़ स्टेट के बारे में चाइनीज़ से पूछेंगे तो बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ बोलेंगे कि सॉरी वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। तो ये एक कमी है जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी का बेस्ट पार्ट हमें दिखाता कि वी कैन कमेंट एटलीस्ट सो फार टिल नाउ। हम एक कमेंट कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल लीडरशिप पे, पार्टी पे, स्टेट पे। फ्यूचर में क्या होगा उस पर भी एक सवाल है, बट सोशल डेमोक्रेसी है चाइना में जो इंडिया में लैक करती है। साथियों, हम सुन रहे थे डॉक्टर चंद्रसेन के चीन पर किए गए अध्ययन से जो निष्कर्ष निकले हैं। बहुत ही सरल शब्दों में चंद्रसेन जी ने चीन के बारे में ऐसी बातें बताई अपने रिसर्च से लेकर चीन के समाज के भीतर की बातें जो कहीं भी न पढ़ने को मिलती है न देखने को मिलती है। चंद्रसेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को चीन के बारे में देखने, सोचने और समझने की दृष्टि में आपके इस इंटरव्यू को सुनने के बाद एक नई दृष्टि उनके अंदर भी विकास होगा और वे एक भारतीय के रूप में और अधिक अपने पड़ोसी देशों को, अन्य देशों को समझ पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका भी। साथियों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी दिलचस्प मुद्दे पर आपके साथ, आपके लिए बातचीत लेकर, कमेंट्री लेकर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।